सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हर तरफ एक ही खबर है, कल रात से हर तरफ जश्न है। जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने ये मैच जीता है, पहला मैच अपना T20 वर्ल्ड कप का भारत के खिलाफ ये मैच जीत लिया और तारीख रकम कर दी। कई इसमें रिकॉर्ड बने, लेकिन सबसे अहम बात यह कि आज तक वर्ल्ड कप मैचेस में पाकिस्तान ने इससे पहले कभी भारत को नहीं हराया था। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इससे लगाइए कि साबिक कप्तान पाकिस्तान वसीम अकरम वो ये कहते हैं कि शुक्र है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में यह दिन देख लिया कि पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में हराया है। बहुत बड़ी जीत है, इसलिए कि भारत को फेवरेट करार दिया जा रहा था इस टूर्नामेंट के लिए, और IPL भी वहीं पर हो रहा था दुबई में, इसलिए भी कंडीशंस के हवाले से भी ये देखा जा रहा था। लेकिन फिर कोई भी नहीं ये सोच सकता था, एक तो ये बहुत कम कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और जिस तरह पाकिस्तान ने मैच जीता है हैरान को नहीं, यानी एक भी विकेट गंवाए बगैर ये मैच जीत लिया और कुछ बहुत ज़्यादा स्कोर भी नहीं करने दिया। पहली गेंद से ही कहा जा रहा है पाकिस्तान हावी रहा और मुसलसल भारत जो था वो बैकफुट पे रहा। लेकिन कुछ और मनासिर भी देखने में आए, जिस तरह से विराट कोहली को बहुत सराहा जा रहा है मैच खत्म होने के बाद, जिस तरह वो बाबर आजम से मिले हैं, जिस तरह उन्होंने गले लगाया है मोहम्मद रिजवान को, उनको शाबाश दी है, बहुत इसको सराहा जा रहा है। MS धोनी जिस तरह वहाँ पर नजर आए, तो ये भी बड़ा अच्छा एक जेस्चर मिला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा वहाँ पर नजर आया। और नौजवान क्रिकेटर्स जिस तरह हमारे जो हीरोज़ हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, उनको भी बहुत ज़्यादा शाबाश दी जा रही है। हर तरफ से हर कोई इन पर शाबाश भी दे रहा है और खुश भी बहुत है। दीपदास गुप्ता साहब को आज हमने ख़ास तौर पर दावत दी है अपने प्रोग्राम में। साबिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हैं दीपदास गुप्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताएं कि ज़ाहिर है कहा जाता है कि रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए बनते हैं, मगर आपको लगता था कि बहुत कम वैसे लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान हरा सकेगा इस T20 में भारत को? देखिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम तो अच्छा है और मेरा एक YouTube चैनल है, वहाँ पे एक हफ्ते पहले मैंने ये कहा था कि फाइनल मुझे इंडिया पाकिस्तान दिख रहा है होते हुए, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं जहाँ पे शायद जो टीम इंडिया और पाकिस्तान का जो टीम है उस ज़्यादा सूट करते हैं ये कंडीशंस। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ कि मैच, थोड़ा सा हैरान ये हूँ कि थोड़ा सा वन साइडेड सा हो गया। लेकिन जहन में ये कभी ये बात उठी नहीं कि वन साइडेड गेम होगा या बहुत आसानी से अगर इंडिया जीतता भी है तो आसानी से जीत जाएगा, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि वो पाकिस्तान साइड इट्स अ रियली गुड साइड। दीपदास, आपको क्या लगता है? देखिए, इतना 3 दहाइयाँ से ज़्यादा, 30 साल से ज़्यादा हो गए, कभी भारत को वर्ल्ड कप में नहीं पाकिस्तान ने हराया। इस दफ़ा ऐसा क्या नज़र आया आपको? देखिए, हर एक मैच जो है ये जो हम बात करते रहते हैं पिछले 12 मैचेस वगैरह, कभी ना कभी तो ये होने वाला था, तो आज नहीं तो कल होने वाला था, एक बात वो। और पीछे जो है वो पीछे पुरानी बातें, जो स्टैट्स हैं वो ठीक है, लेकिन आप बनाते भी तो है ना, स्टैट्स वही है जो आप बनाते हैं, तो एक ना एक दिन ये टूटना था। लेकिन इस मैच की हम बात करें तो मुझे ऐसा लगा कि जो वो पहला 2 ओवर का स्पेल जो शाहीन ने जो डाला, वो KL राहुल और रोहित शर्मा, जब एक बार आप 3 विकेट गंवा देते हैं पहले 6 ओवर में, वहाँ से कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि फिर भी 151 रन जो बनाए, 151 वो पार था, लेकिन ड्यू है और फिर आप डिफेंड कर रहे हैं ड्यू के चलते, फिर थोड़ा सा वो बिलो पार हो जाता है। 170-72 अगर बनाती तो फिर शायद और फाइट होता, लेकिन दाद देनी पड़ेगी खासकर उस ओपनिंग स्पेल की, शाहीन अफरीदी की, और साथ में जिस तरीके बाबर आजम और रिजवान ने बल्लेबाजी की, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अच्छा दीपदास गुप्ता साहब, कल भारतीय बॉलिंग मुझे बिल्कुल बेबस नजर आई, उसमें कोई काट नजर नहीं आई। वो कोई आप देखें कि दोनों खिलाड़ियों ने जो इनिंग खेली उसमें कोई चांस नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई कैच छूट गया या कोई इस तरह का LBW या कोई ऐसी चीज। तो क्या वजह है कि भारतीय टीम PSL खेल रही है, भारत इंग्लैंड के साथ इतनी ज़बरदस्त सीरीज़ खेल के आया, लेकिन सॉरी IPL, और उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ को अगर मैं देखूं तो भारतीय बॉलिंग में कितनी काट क्यों नहीं नजर आई? आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा जो बॉलिंग रही है वो बैक ऑफ द लेंथ रही है, शॉर्ट पिच ज़्यादा रही है, क्योंकि हम जानते हैं रिजवान, खासकर रिजवान की, बाबर को तो छोड़ दीजिए, वो हर जगह खेल सकते हैं, इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन रिजवान को खासकर काफ़ी शॉर्ट पिच गेंदबाजी हुई है, तो उनके अगर आप वैगन व्हील देखेंगे, उनके बाउंड्रीज देखेंगे तो आपको दिखेंगे स्क्वायर ऑफ द विकेट ज़्यादा।
तो कहीं ना कहीं जहाँ पे शाहीन ने ऊपर गेंद डाली थी, जो स्विंग मिली फिर जिसके चलते, वहीं पे अगर भुवी का पहला ओवर आप देखें तो डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट से शुरू किया था। दूसरे बॉल के बाद से, जब दूसरे बॉल पे चौका लगा उसके बाद से पीछे लेग साइड पे 2 फील्डर थे, उसका मतलब जो नेचुरल लेंथ होता है फिर वो पीछे आ जाता है। जैसे ही आप पीछे आप गेंदबाजी करेंगे स्विंग बंद हो जाएगा, और स्विंग बंद हो जाएगा वो पिच और फिर ड्यू के चलते थोड़ा सा पैनापन कम दिखेगा। और ओवरऑल अगर आप स्पिनर्स की भी बात करें और फास्ट बॉलर्स की भी, इंडियन पेसर्स की भी बात करें, तो मुझे लगा जो लेंथ था वो थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट था, थोड़ा सा और ऊपर कर सकते थे, खासकर नई गेंद के साथ। और बड़ा कंपैरिजन किया जा रहा है बाबर आजम और विराट कोहली की कैप्टेंसी का। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था तो उसमें विराट कोहली कुछ नाराज़ भी हो गए इस बात पर कि जी आपने रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देते, एक और प्लेयर है उसको खिला लेते, तो उस पर वो नाराज़ भी हुए कि ये किस तरह की आप बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी कभी आपने क्या बहुत लाइटली लिया पाकिस्तान को, ये सवाल भी हुआ, इस पर भी वो कुछ थोड़े से नाराज़ नजर आए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये गेम जो है ये सिर्फ क्रिकेट का गेम होता नहीं है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि इसके साथ जज्बात जुड़े हुए हैं, इमोशंस, पैशन, जुनून, काफ़ी कुछ जुड़े रहते हैं इस मैच के साथ। तो जायज़ सी बात है कि जब अब जो भी टीम हारती है, और देखना हमें यह है कि वी नीड टू बी सिविलाइज स्पोर्टिंग नेशंस, जहाँ पे हमको ये वी हैव टू रियलाइज कि एक स्पोर्ट है, 2 टीमें खेलती हैं, एक जीतेगी एक हारेगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट, कुड हैव बीन पाकिस्तान। फिर मेरे ख्याल से वही सवाल फिर बाबर से किया जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल वो सवाल कोई उठा लीजिए, हम तो आदी हो चुके हैं दीप दादा, हम तो आदी हो गए वही हम कह रहे हैं कि कभी कभार हम थोड़े से वो ना जज्बात में बह जाते हैं, लेकिन वो जब जज्बात ज़्यादा बहने लगता है तो फिर जो रैशनल जो होता है, जो प्रैक्टिकलिटीज होती हैं वो हम भूल जाते हैं, वो जहन से निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं वही दिखता है हर एक इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद, चाहे वो इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, वो दिखता है एंड उससे हमें मतलब ताजुब नहीं होनी चाहिए। अच्छा गुप्ता साहब, एक मैच के आखिर में फिर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कोहली थे और उसके साथ रिजवान थे, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो भारत में ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरह से मोहम्मद शामी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं एक तरफ दोनों बैट्समैन इकट्ठे हैं, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन शामी को टारगेट किया गया। जी जनाब, जो एक देखिए बहुत गिने चुने ऐसे फिंगर टिप्स पे आप गिन पाएंगे जिन्होंने कुछ कहा होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन वो भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और देखिए हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो हमारे देश के लिए, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट हो, रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक एम्बेसडर है। और जैसे मैंने कहा कि ये स्पोर्ट है, एक टीम जीतेगी एक हारेगी, एंड वी हैव टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल और सिविलाइज्ड स्पोर्टिंग नेशंस जो एक स्पोर्ट के हिसाब से ले। और जैसे मैंने कहा जो भी शामी के साथ जो ट्रोल हुआ है, एंड मैंने खुद ट्वीट किया है, विच इज़ एक्सट्रीमली शेमफुल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और साथ में जो आपने दूसरे वीडियो की बात कही, देखिए प्लेयर्स तो सारे अच्छे हैं, और प्लेयर्सों के बीच में आज के नहीं, आप उठा के देख लीजिए 50-60 साल का पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इट्स बीन वेरी वेरी गुड, हर वक्त ऐसे ही रहता है। तो आई डोंट थिंक प्लेयर्स के बीच में कुछ भी वैसा है। और मेरे खुद बड़े अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी काफ़ी सारे, सो एब्सोल्युटली आई मीन देयर इज, देखिए प्लेयर्स के बीच में कुछ नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि फ़र्क तो है नहीं साहब, जुबान लगभग वही बोलते हैं, खाना पीना वही है, रहने का तरीका वही है, बस कुछ फालतू की चीज़ें जिसके पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा ये बताएं, गुलाम रज़ा साहब भी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी मैं ये जानना चाहूँगा, गुप्ता जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से कल बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिला, जाहिर है कि आप जैसे लोग तो इस तरह की क्रिकेट को पसंद करते हैं, कतई नज़र इसके कि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से भी पाकिस्तानियों के जज्बात आपके सामने हैं, और रिसेंटली सीरीज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो कैसा रेट करते हैं न्यूजीलैंड की टीम को, और कल जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी उसको मद्देनजर? अच्छा गुप्ता साहब, इसी के साथ ये भी एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान आज तक कभी न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप में हारा नहीं है, तो क्या ख्याल है अगर दोनों टीमों का मुआवजा किया जाए तो ये हिस्ट्री बरकरार रहेगी? चलिए एक साथ जो है 3 सवाल हैं, एक एक करके जवाब देता हूँ। मुझे लगता है कि
जो हालात हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान के फेवर में है। और मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं कहूँगा, मैं पहले भी जैसे मैंने कहा, मैं चैनल में बोल चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हालात है वो सब कॉन्टिनेंटल टीम्स के फेवर में है, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पांचों के फेवर में है। स्पिनर्स थोड़ा सा रुक के आता है बॉल वगैरह वगैरह। पावर हिटर्स का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा इस पूरे टूर्नामेंट में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 150 वाले मैचेस ही ज़्यादा होंगे। तो उस लिहाज से पाकिस्तान आगे है। और भारतीय नज़रिए से भी देखेंगे तो उम्मीद ये होगी कि भैया पाकिस्तान जो है अब हर एक मैच जीता रहे, फिर वो क्वालिफाई होकर निकल जाए, है ना। वहीं पे अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो फिर मसला आ जाता है नेट रन रेट वगैरह का। तो फ्रॉम अ वेरी इंडियन पर्सपेक्टिव ऑल्सो यही चाहेंगे कि भैया जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान जीते और निकल जाए आगे। तो वो एक चीज़ है। और न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड का भी जो टीम है बड़ा अच्छा टीम है, बहुत ही अंडररेटेड टीम है। अगर उनका परफॉर्मेंस आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिछले 20, 25, 30 साल उठा के देख लें तो अंडरडॉग्स ही रहते हैं, और लेकिन बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आए हैं। तो हल्के में आंकना सही नहीं होगा उनको भी अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन जो कंडीशंस है वो मुझे लगता है कि जो सब कॉन्टिनेंटल टीम्स है उनको ज़्यादा मदद करेगी। अच्छा, अभी जिस तरह न्यूजीलैंड की बात हुई, आपने देखा दीपदास के बहुत डिसअपॉइंट हुए सभी क्रिकेट के फैन, जो वो लोग जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनको बड़ा दुख हुआ कि न्यूजीलैंड जिस तरह से चला गया, फिर इंग्लैंड ने जिस तरह अपना टूर खत्म किया। तो आपको लगता है वो भी एक फैक्टर आया कि लोग इतने ज़्यादा पाकिस्तान में मायूस थे, इतने परेशान थे, हालात इस तरह से? तो वो आपको लगा कि टीम ने एक सोचा था, वरना कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल है पाकिस्तानी टीम के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, शाइनिफ ने अच्छा ओवर करा भी दिया तो हम 120-30 को भी मुश्किल बना देते हैं स्कोर को, कि 120-30 भी हमारे लगता है ये 200 स्कोर है, तो वो भी नहीं हुआ। देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसे हाई प्रेशर मैचेस या टूर्नामेंट जब आप खेलते हैं तो जो जज्बात होता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जज्बात में आप फिर होश खो बैठते हैं तो वो नहीं चाहते आप, राइट। तो इसलिए जज्बात एक तरफ अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो फिर नुकसान भी दिला सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कंट्रोल करना सीखें जज्बात को। और यहीं पे मुझे लगता है कि बाबर की कप्तानी वाज वेरी गुड। अगर आप बाबर का बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी कप्तानी देखें, तो देख के लगता है कि एक शख्स जो कि इन कंट्रोल हैं हालात के। और कल भी देखिए, इसके पहले भी हमने काफ़ी बार पाकिस्तान को देखा है कि जीते हुए मैचेस में एक खराब शॉट खेल के कोई आउट हो जाता है, फिर वहाँ से फिर मैच दूसरी तरफ घूमने लगता है। लेकिन कल अगर आप देखें तो जो अप्रोच था पूरा बहुत ही प्रोफेशनल था, शुरू से लेकर अंत तक कोई जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं और नहीं उठाई भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो बाबर की कप्तानी है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो वैसे खुद भी बड़े शांत स्वभाव के दिखते हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी कप्तानी जो है उसका भी एक इफेक्ट है। और ऊपर से पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में कुछ बहुत ही अच्छे लोग भी मौजूद हैं, अच्छे इन द सेंस जो काफ़ी अनुभवी हैं, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस का। सकलेन भाई खुद हैं, हेडोस है वहाँ पे, फिलैंडर हैं, है ना। तो वो जो है वो एक्सपीरियंस है कि आप किस तरीके से इमोशंस जो हैं, क्योंकि हम लोग वैसे ही, चाहे आप पाकिस्तान कह लें, इंडियन कह लें, हम सब काफ़ी इमोशनल लोग होते हैं कि हम लोग बह जाते हैं, लेकिन वहीं पे वो कंट्रोल रखना इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन लोगों को वो चीज़ पता है, और उस नज़रिए से मुझे लगता है कि बाबर की कप्तानी वाज वेरी गुड। यस। अच्छा गुप्ता साहब, भारतीय टीम कल की शिकस्त के बाद कितनी मॉरली डाउन है, और आने वाले दिनों में वो किस हद तक इस चीज़ से बाहर आ सकती है, मतलब किस तरह से वो कमबैक कर सकती है? देखिए, कमबैक करना जानती है। अगर भारतीय दल देखें, चाहे वो इंग्लैंड हो, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया हो, जब भी जिसे कहते हैं ना पीठ लग जाता है दीवार पे, तो दे नो हाउ टू फाइट बैक। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फाइट बैक होगा और अच्छा खासा होगा। एक और भारतीय नज़रिए से अगर आप देखें तो एक चीज़ है कि चलो पहला मैच था, पहला मैच एक रियलिटी चेक सा हो गया कि आपको पता लग गया भैया थोड़ा संभल के चलना है अभी, तो धक्का शुरू में ही लग गया तो आप संभल गए। तो मेरे ख्याल से एक तरफ से वो सही भी है, अच्छा भी है कि शुरू में पहले मैच में ही हो गया, तो इसके बाद और और थोड़ा सा सतर्क रहेंगे और ज़्यादा फोकस रहेंगे, तो वो एक अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये है कि फाइनल्स इंडिया पाकिस्तान ना हो जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्क्वाड का हिस्सा है और आपका ख्याल है कि इनको भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहिए था जो नहीं थे? इनके क्या चेंजेस हो सकती हैं कि भारतीय टीम जो है वो दोबारा कमबैक करे?
देखिए, मेरा ये मानना है कि एक मैच के बाद टीम चेंज करना सही नहीं होता। वो जैसे नी जर्क रिएक्शन जिसे कहते हैं, तो उससे सिक्योरिटी जो है टीम में जो दूसरे प्लेयर हैं उनके ऊपर भी उसका असर होता है, क्योंकि आप कहते हैं कि भैया एक मैच खराब गया तो फिर आप बाहर बैठ गए। तो मेरा ये मानना है कि जब आपने एक टीम पिक किया है तो आप बैक करें। आपने अगर प्लेयर्स को चूज किया है, आपने चुना है, तो फिर उनको बैक करें पूरी तरीके से और उनके पीछे लग जाएं और सपोर्ट करें जितना हो सके, क्योंकि टीम अपना ही है और हार जीत लगी रहती है, ऊपर नीचे लगी रहती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि एक मैच के बाद कोई प्लेयर खराब हो जाता है। तो मुझे हालांकि एक आधा चेंज हो अगर शुरू में ही कर देते तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब करना चाहिए। आपने जब खिला लिया एक टीम को, आप बैक करें उस टीम को और एंड दे विल कम गुड। अच्छा, 2 सवाल हैं दीपदास। एक तो आपने कहा कि पाकिस्तान इंडिया को आप फाइनल में देख रहे हैं, तो फाइनल अगर होता है तो उसमें कौन जीतेगा? क्योंकि पाकिस्तान का ये होता है कि अच्छा अब तो हमने जैसे वर्ल्ड कप भी जीत लिया, जहाँ कोई बाबर आजम टीम को ही समझा रहे थे कि नहीं ये एक मैच था। एक चीज़ ये तो, और दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं कि हमारे पास 3 ही स्टार नज़र आ रहे हैं, रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी। बाकी टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये काफ़ी होगा फाइनल तक जाने में और फिर वहाँ फाइनल में परफॉर्म करने में, जीतने में? देखिए, अगर आप पाकिस्तानी टीम को देखेंगे तो आपको काफ़ी बैलेंस दिखेगा। 8 नंबर तक तो बैटिंग है। हाँ, इमाद, वसीम, शादाब मेरे ख्याल से 8 नंबर पे आएंगे बैटिंग करने, 7 या 8 पे शायद। तो बैटिंग में गहराई है। आपके पास पाकिस्तानी टीम में 4 ऐसे गेंदबाज हैं जो 140 के ऊपर डालते हैं। साथ में आपके पास 2 स्पिनर हैं, शादाब और इमाद, जो मतलब बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। 8 ओवर आपके पक्के इधर हो गए और थोड़ा सा भी हेल्प मिला तो इमाद जिस पेस और जिस पेस के साथ डालते हैं वो बहुत डेंजरस हो जाएंगे। फील्डर्स अच्छे हैं। एक फील्डिंग एक काफ़ी बड़ा मसला रहा करता था, लेकिन इस टीम को आप देखेंगे, खासकर शादाब जैसे फील्डर हैं, दे आर वेरी गुड। तो टीम में आप उस तरीके से होल नहीं ढूंढ सकते कि नहीं यार ये एक एरिया है। थोड़ा सा अगर कह सकते हैं तो मिडिल ऑर्डर, जहाँ पे मेरे एक अच्छे दोस्त शोएब मलिक मौजूद हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वहाँ पे ज़्यादा काफ़ी है। मोहम्मद हफीज़ हैं, शोएब हैं खुद, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है वहाँ पे। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ा सा हाल ही में कम खेले हुए हैं मिडिल ऑर्डर में, तो वो एक इंटरेस्टिंग बात होगी। अगर पीछे आप पाकिस्तान का परफॉर्मेंस बैटिंग वाइज देखेंगे तो रिजवान और बाबर ने खूब अच्छी बल्लेबाजी की है, फ़खर जमान ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन मिडिल ऑर्डर उतना खास चला नहीं है। तो इट बी इंटरेस्टिंग कि अगर कभी जल्दी विकेट गिरता है पाकिस्तान का तो मिडिल ऑर्डर कैसे खेलती है, वो देखने लायक होगा आगे चल के। ये लेकिन हिटर नहीं है। हफीज और शोएब मलिक जबरदस्त क्रिकेटर्स हैं, बल्कि ऑलराउंडर। ये दोनों स्पिन में भी आपको फायदा देते हैं, मगर उस तरह से अब हिट वो जो होता है ना, बाउंड्री के पार लगाना जिस तरह पहले माजी में होता था, वो नहीं अब, क्योंकि काफी ज्यादा इनकी एज हो गई। शायद इनका यकीनन आखिरी वर्ल्ड कप ही है। ये आपको लगता है एक मसला है पाकिस्तान के लिए? नहीं सर, वो मसला इन हालातों में नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ कि जो सब कॉन्टिनेंटल टीम्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक जो रहा है इशू वो ये है कि हमारे पास वैसे बिग हिटर्स नहीं है जैसे इंग्लैंड के पास है या वेस्ट इंडीज के पास है या ऑस्ट्रेलिया के पास है। लेकिन आप पिचेस पे थोड़ा अगर आप ध्यान दें तो ये 150 वाले जो पिचेस हैं जहाँ पे गेंद थोड़ी सी रुक के आती है, तो वहाँ पे बड़े हिटर्स की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आपको विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियमसन ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है, स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स की जरूरत है जो गैप ढूंढते हैं, जो गैप में डाल के 2 रन भाग लेना। क्योंकि आबू धाबी और दुबई की खासकर अगर हम ग्राउंड भी देखें तो बहुत बड़ा मैदान है। वो 80-82 मीटर लंबे छक्के मारना भी आसान बात नहीं है इन पिचेस पे। तो तभी आपने वेस्ट इंडीज का अपने पहला मैच देखा है जहाँ पे 55 पे आउट हो गए हिट लगाने के चक्कर में, क्योंकि इस पिच के ऊपर साहब उतना आसान नहीं होगा हिट लगाना। तभी मुझे लगता है जो सब कॉन्टिनेंटल टीम्स है जहाँ पे स्पिन अच्छा खेलते हैं और स्पिनर्स हैं अच्छे, उनके लिए एडवांटेज है ये हालात। तभी मैं कह रहा हूँ कि आगे चल के इंडिया पाकिस्तान देख रहा हूँ एक ही टीम है जो अंदर घुस सकती है इन दोनों के अलावा, वो है इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लैंड के पास हिटर भी हैं और ऐसे मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाज हैं जो स्पिन भी अच्छा खेलते हैं। तो इन तीनों टीमों में से 2 टीमें फाइनल तक पहुंचेगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, अभी हमने देखा कुछ माहौल बदला सा लग रहा है। अभी हमने देखा रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन आए हैं, बड़ी अच्छी उनकी गांगुली के साथ एक केमिस्ट्री नजर आ रही है। तो ये सिर्फ वर्ल्ड कप तक मैचेस रहेंगे? आप अभी भी बायकॉट की भी बात हुई कि इंडिया को बायकॉट कर देना चाहिए, खेलना ही नहीं चाहिए, ये बात भी भारत में उठी। तो आपकी राय क्या है, आपकी पर्सनल ओपिनियन इस बारे में क्या है कि मैचेस पाकिस्तान इंडिया के होने चाहिए, इससे क्रिकेट को और दोनों नेशंस को करीब आने में मदद मिलेगी? देखिए, मदद तो मिलेगी, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये हमारे ऊपर वाली बातें हैं, जिसे कहते हैं ना अबव माई पे स्केल वाली बात है। तो हालांकि क्रिकेट तो होनी चाहिए भैया, अच्छे टीम है, दोनों अच्छे टीमें हैं और आप अच्छी क्रिकेट देखना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो क्रिकेट के परे है, क्रिकेट के बाहर है।
आई थिंक वो उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए जो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसे आपने कहा कि रमीज़ भाई अभी चेयरमैन हैं, वहाँ पे वसीम खान साहब भी जो नए CEO आए हैं वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। तो अच्छी बात यह है कि यू कैन सी कि देखिए क्रिकेट, अगर हम सब स्पोर्ट जो क्रिकेट गेम है उसके सपोर्टर हैं, राइट। हम ये चाहते हैं कि क्रिकेट में जितनी अच्छी टीमें होंगी, उतनी कंपेटिटिव मैचेस होंगी, उतना मज़ा आएगा क्रिकेट देखने में, ऑडियंस आएगी, लोग आएंगे, कमर्शियल वैल्यू बढ़ेगा, व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो उस हिसाब से आप चाहते हैं कि जो टीम्स है वो इम्प्रूव हो, कंपेटिटिव मैचेस ज़्यादा हो। तो आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई टीम अच्छी कर रही है, चाहे वो कोई भी टीम हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। आखिर में बताएं, IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेल सकते, जी बैन है, तो उसमें एक एडवांटेज हो गया पाकिस्तान को कि वो एक प्लेयर्स की स्ट्रेंथ वीकनेसेस नहीं उस तरह से पता लग सकी, वरना तो IPL में बहुत ज़्यादा तजर्बा कंडीशंस का भारत को, तो वो तो एक एडवांटेज था भारत के पास। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस डेफिनेटली होता है, जैसे पाकिस्तान को PSL से एडवांटेजेस मिले हैं। अगर आप जो नया जनरेशन आप जो निकल के आ रहा है वो तैयार है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, जो हम देख रहे हैं इंडिया में भी देख रहे हैं, जो सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन जैसे वो निकल के आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वो बिल्कुल तैयार रहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो वो एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन ना खेलना डिसएडवांटेज है, ये शायद ना मानो। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि आप पाकिस्तान में जो नेशनल T20 डोमेस्टिक हुआ वो फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट होता तो फिर आपको वो गिने चुने 12-14 लोग ही खेल पाते। लेकिन अब क्योंकि नेशनल T20 हो पाया है तो आपके 50-60 लोग खेल पाए, उस हिसाब से परफॉर्मेंस किया है मोहम्मद हफीज ने और शोएब ने, तभी चल के उनको टीम में भी लाया आप लोग। तो मेरे ख्याल से उससे एडवांटेज भी है। तो IPL का आई थिंक एडवांटेजेस तो हैं। अच्छा गुप्ता साहब, इसमें अभी आपने यंग प्लेयर्स की बात की, तो ये विराट कोहली पे एक ये बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा था कि उन्होंने पुराने खिलाड़ियों पे ज्यादा इन्हिसार किया, स्क्वाड में नए खिलाड़ी इस तरह से शामिल नहीं किए। तो इस वजह से भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि भारतीय टीम उस तरह से परफॉर्म ना कर सके। तो क्या ये फैक्टर वाकई आपकी नजर में बड़ा अहम फैक्टर है? क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, ब्रेक होगी, तो मेरा ये सवाल रह जाएगा, विराट कैप्टनसी भी छोड़ रहे हैं, क्यों? नहीं, देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल से हो गया, महीने भर हो गया उस बात को। मेरे ख्याल से जो विराट ने कहा है कि क्योंकि प्रेशर, देखिए अब हमको पता है कि अब एक नेशनल टीम का, वो भी इंडिया के नेशनल टीम का कप्तान जो होता है, उसके ऊपर जो प्रेशर्स होते हैं, और पिछले 6 साल से ये प्रेशर्स लेके आ रहे हैं, कैप्टनसी प्रेशर्स। क्योंकि कैप्टनसी का मतलब एक तो मैदान में होता है, मैदान के बाहर भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपकी। तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वो थोड़ा सा वो कम चाहते हैं, तो उसके चलते वो, और हाँ तो वही है। और मेरे ख्याल से जो टीम इंडिया ने चूज किया वो लगभग सेट है, वो एक आधा बस इधर उधर 19-20 है। जैसे वो किसी ने जो सवाल पूछा था कि ईशान किशन, देखिए रोहित शर्मा को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, रिकॉर्ड आपके सामने है। राइट, चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। दीपदास गुप्ता हमारे साथ थे, साबिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर, आपने उनके व्यूज़ सुने। हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से और बलूचिस्तान में जो सियासी सूरत-ए-हाल बनी है, आखिरकार वज़ीर आला को जाना पड़ा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान की इस जीत पर बहुत से अजीबोगरीब मनाजिर भी देखने को मिले हैं। एक तरफ ये कि पाकिस्तान की टीम की जीत पर बांग्लादेश में ऐसा जश्न मनाया जा रहा था कि सब हैरान हुए कि बांग्लादेश ऐसे खुश हो रहा था, उनके शायकीन ऐसे खुश हो रहे थे कि जैसे बांग्लादेश जीत गया हो। अब इसमें अगर देखें तो हालिया हमें वाक़यात भी कुछ इस तरह के नज़र आते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश से मुसलमान भारत में गए, वहाँ पर जो उन पर जुल्म हो रहा है, लगता है कि उसका भी एक रद्द-ए-अमल है। लोग तो ये कह रहे हैं कि देखें, दो कौमी नज़रिए की लोग बात करते थे, आज भी वो जिंदा है, दो कौमी नज़रिया का, किस तरह बांग्लादेश के मुसलमान पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं भारत के मुकाबले में। और जो विनिंग मूवमेंट थी उस पर आप देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। दूसरी चीज़, मकबूजा कश्मीर में एक दफ़ा फिर बिल्कुल कर्फ्यू लगाया गया था। माजी में ये हुआ है कि जनाब पाकिस्तान की शर्ट्स पहने किसी को देख लिया, उसको उन्होंने जेलों में डाल दिया। अब वहाँ पर इसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं मकबूजा कश्मीर में, आतिशबाजी, जो जिस तरह से कहीं उस जेल में भी खुशी बना सके, उन्होंने खुशी बनाई है। गुलाम रज़ा साहब,
ये क्रिकेट जो है इसने भी बहुत सी चीज़ों को वाजे कर दिया है कि जो भारत में नफरत की पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ और पूरे खित्ते में उसका रिएक्शन नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये रिएक्शन आपको बहुत सारी और जगहों पे भी नज़र आ रहा होगा, नज़र आएगा आने वाले दिनों में भी, क्योंकि उन्होंने किसी भी कम्युनिटी को, भारत में जो मोदी सरकार है उन्होंने किसी भी कम्युनिटी को सिवाय हिंदू के किसी भी कम्युनिटी को उन्होंने वहाँ कोई आराम से सुख से रहने नहीं दिया। उनको अपना कोई हक बुनियादी जो है वो नहीं दिया। आप दिल्ली देख लें, आप बॉम्बे देख लें, आप बड़े बड़े तमाम कोलकाता, आप बड़े तमाम शहरों में जाकर देख लें, आपको बिल्कुल नज़र आएगा कि वहाँ मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, पारसियों के साथ, बुद्ध मत के साथ और दलितों के साथ, सबके साथ एक ऐसा सलूक रवा रखा जाता है जैसे कि वो इंसान नहीं है। और इसी तरह से जो बांग्लादेश के मुहाजिर और जो अभी पिछले दिनों रोहिंग्या मुसलमानों का वाक़या हुआ और उसमें से जो लोग इंडिया गए उनके साथ, फिर बांग्लादेश के साथ यही तनाज़ा, तो ये सब चीज़ें ये बात वाज़े तौर पर तमाम ममालिक महसूस करते हैं। नेपाल में देख लें, नेपाल में भी कल जश्न मनाया गया इस हवाले से, और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ वो मुसलमानों के जीतने की, यानी पाकिस्तान के जीतने की खुशी के साथ साथ इंडियन टीम के हारने की खुशी ज़्यादा मनाई गई है। तो उनके रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा जो टूटे हैं उनकी खुशी ज़्यादा मनाई गई है। यही चीज़ बांग्लादेश में आपने देखी है। और दूसरी जो बात कही कि बांग्लादेश के जो हालात ख़राब करवाए गए थे, वो ज़ाहिर है अब तो बातें खुल गई हैं सारी कि वो हिंदुस्तान के लीडर्स थे जिन्होंने बांग्लादेशी कुछ रहनुमाओं से मिल के और साजिशें करके इस तरह से किया था। अदरवाइज़ बांग्लादेश के लोग ज़ाहिर है वो तुम्हारे भाई हैं और रहेंगे, तो अलहदा हो गए हैं ज़रूर कि वो हम एक जिस्म के दो टुकड़े हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनको भी पूरी तरह से इस बात का इदराक है और वो पाकिस्तान की कोई भी खुशी हो उसमें वो पूरा हिस्सा डालते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरी तरफ कश्मीर को तो उन्होंने जेल में तब्दील कर दिया और वहाँ तो कल मैच देखने की आज़ादी नहीं थी। बहुत सारे इलाकों में लाइट बंद कर दी गई, वहाँ कई जगहों पे केबल बंद कर दी गई और बहुत मुश्किल से लोगों ने मैच देखा। लेकिन फिर भी वो ना लाठी से घबराए, ना गोली से घबराए, ना आंसू गैस से घबराए, बाहर निकल आए। जब पाकिस्तान ने अपनी फतह के झंडे गाड़े तो आप ये देखें कि वो लोग सामने उनकी जो फ़ौज थी वो खड़ी थी और उनके सामने वो नारे भी लगा रहे थे और उनके सामने फिर उनकी तरफ भागे भी, फ़ौजियों ने उनकी तरफ भाग के उनको तशद्दुद का निशाना बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो उस वक्त साइड पे हुए और फिर एकदम से निकल के फिर उन्होंने जश्न मनाया। तो ये बहुत सारी आंख मचोली थी एक जो वहाँ चलती रही भारतीय फ़ौजियों और कश्मीरी मुसलमानों के साथ। तो वो तो ऐसी आप कहें जेल है। 5 दिसंबर 2019 से वो एक जेल का समा जो है वो दिखा रही है मकबूजा कश्मीर, लेकिन वो उनके दिल भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। वो तो जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, जीना मरना उनका पाकिस्तान के साथ है। तो ये रेफरेंडम है, ये मोदी सरकार और उनके जितने इक़दामात थे उन सब के ख़िलाफ़ रेफरेंडम है। दुनिया को बता दिया उन्होंने कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हम हिंदुत्व के साथ नहीं रहना चाहते, हमें ये पसंद नहीं है, भारतीय हिंदू जो हैं हमें नहीं पसंद है, वो पाकिस्तान के साथ अलहाक चाहते हैं। कल आपने देख लिया हर घर में हर जगह पे किस तरह से खुशी का समा था और बाहर बाज़ारों में इतनी सख्तियों के बावजूद वो लोग निकले हैं और उन्होंने जान की परवाह नहीं की, हथेली पे जान रख के उन्होंने बाहर जश्न मनाए हैं। बड़ी बात है। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, इसमें चंद चीज़ें बड़ी, बांग्लादेश के हवाले से अगर देखें तो शेख हसीना वाजिद वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेशी, उन्होंने कहा कि जी आज हाल ही में जो हिंदू मुस्लिम फसादात वहाँ पर फूट पड़े, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर ये रोकना है तो भारत में मुसलमानों पर जुल्म रोकना होगा। ये बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट आती है। अभी हम इस जश्न पर देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर के वो मुसलमान तलबा जो भारत में कहीं अगर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर उनको ज़दोकोब किया गया है। वहाँ हॉस्टल में वो आ गए, हिंदू इंतहा पसंद, उनको मारा, यानी वो जश्न नहीं भी मना रहे थे बेचारे, वहाँ अकेले होंगे, तो बस इसलिए कि इस गुस्से में कि जी भारत आ रहा है तो इनको जाकर मारो। ये एक चीज़ नज़र आ रही है और इतनी नफरत फैला दी गई है कि मोहम्मद शामी जो उन्हीं का फास्ट बॉलर है, भारतीय टीम में है, उसको गद्दार कहा जा रहा है, उसकी जान को खतरा हो गया है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी वो शाहरुख खान के बेटे का जो मामला है वो भी इसलिए कि मुसलमानों को सबक सिखाना है कि भाई सीधे लाइन में रहो,
तो किसी की भी कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे, जैसे कि वो एक यानी अगर कोई मुसलमान है तो किसी सतह पर भी वो उठ नहीं सकता। समझ साहब, एक चीज़ तो जान लें कि भारत अब एक हिंदू इंतहा पसंदों की स्टेट है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी अपनी इंतहा पर है। मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो भारत को हिंदू स्टेट ना डिक्लेयर कर दिया जाए, ऑफिशियली एक लेजिस्लेशन करके हिंदू स्टेट ना डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि ये मोदी का ख्वाब है कि दुनिया में कोई हिंदू स्टेट नहीं है और भारत को हिंदू स्टेट होना चाहिए। और ये जो बिल लाया जा रहा था जिसमें अक़लियतों को टारगेट किया जा रहा था कि जनाब आप यहाँ से बाहर चले जाएं, आप बांग्लादेश चले जाएं, ये जो है वो पाकिस्तान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं और वहाँ से जो हिंदू हैं उनको इंडिया में लाके आबाद किया जाए, वो इसी तरफ था। उसमें सबसे ज़्यादा जो जिसने मुतासिर होना था वो बंगाली मुसलमान थे। वो बंगाल में सबसे ज़्यादा ऐसे मुसलमान हैं जो बांग्लादेश से माइग्रेट करके इंडिया आए हुए हैं। आप देखें कि पीछे भी एक गांव पे अटैक किया गया और बेतहाशा बंगाली मुसलमानों को वहां पर उनको शहीद कर दिया गया। तो ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का एक टारगेट है कि यहाँ से मुसलमानों को धकेल के वापस बांग्लादेश भेजा जाए, वहाँ से जो हिंदू हैं उनको इधर आबाद किया जाए। तो ऑफ कोर्स जितनी नफरत पाकिस्तान में मोदी सरकार के खिलाफ पाई जाती है, इतनी ही नफरत जो है वो बांग्लादेश में, बल्कि इससे ज़्यादा नफरत पाई जाती है। जब मोदी बांग्लादेश गए थे तो आप देखेंगे जितना वहाँ पर शदीद एहतजाज हुआ, वो आपके सामने कई बेचारे वहाँ पर शहीद हो गए, इतना शदीद प्रोटेस्ट किया गया था। तो भारत के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में जारी बात है, पाकिस्तान गवर्नमेंट जिधर मर्जी खड़ी हो, गवर्नमेंट की जो मर्जी पॉलिसी हो, मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जीतता है तो जो बंगाली मुसलमान है या वो भारतीय मुसलमान है उनको खुशी होती है। अब मसला ये कि भारत के जो मुसलमान हैं, ख़ास तौर पर जो कश्मीर से बाहर हैं, जो सेंट्रल भारत में हैं, उनकी मजबूरी ये है कि वहाँ पर इतना तासुब है, वो इतने गैर महफूज हैं कि वो बेचारे अपनी खुशी का इजहार कर नहीं सकते। अगर वो इजहार करेंगे तो या उनको मार दिया जाएगा या बाहर से निकाल दिया जाएगा या गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि भारत में कोई भी मुसलमान हो और पाकिस्तान की जीत पे उसको खुशी ना हो। अब ये तो इंतहा पसंदी है। मुझे एक बात बताएं कि जो मैन ऑफ द मैच थे वो कोई रिजवान तो नहीं थे, ना वो बाबर आजम थे, वो तो जो है वो आपको हमारा फास्ट बॉलर था, वो तो जनाब शाहीन अफरीदी था। और उसका मतलब ये कि उसने आते सारी जो डैमेज किया, जो भारत के मेन बैट्समैन थे उनको आउट किया, उसकी वजह से वो भारत की टीम एक बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। तो होना तो ये चाहिए था कि भारतीय ओपनर जो थे वो जिम्मेदार हैं। विराट कोहली जो है उसने 53 गेंदों पे 54 स्कोर किया, बल्कि बड़ा स्लो खेला, वो जिम्मेदार है। भारतीय मिडिल ऑर्डर जिम्मेदार है, उसको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। वो 154 का स्कोर कैसे, जब ओस सेक्टर भी था, कम से कम 125 की प्रेडिक्शन थी, वो भारतीय टीम जो बैटिंग थी वो सारी वहाँ पर बैठ गई। असल जिम्मेदार तो वो थे, लेकिन मसला ये कि जो हिंदू थे उन्होंने भारतीय इंतहापसंद स्टेट जो है, ये सारी चीज़ें ऊपर से ट्रिकल डाउन होती हैं। मोदी का इंतहापसंद जहनीत है, वहाँ पर जो भारतीय वो सारी इंतहापसंदी जो है वो नीचे तक ट्रिकल डाउन कर रही है। भारतीय जो अवाम है जो वो भी अब इंतहापसंद हुए हैं। आप सिखों के साथ देख ले जो सलूक किया जा रहा है, बेचारे चल दिए, वो देख ले पूरा 1 साल हो गया वो एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह से वो बारिशों में वो बैठे हुए हैं और जिस तरह से उन पे जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह से उनको फाइनेंशियली उनकी कमर तोड़ी जा रही है, तो यहाँ वो तो एक चीज़ क्लियर है कि भारत के अंदर जो भी अक़लियत है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो सिख है, वो गैर महफूज है। जब भारत में एक इस तरह की जो अप्रोच होगी, जब इस तरह की पॉलिसी होगी प्रो हिंदू, तो जो भी अक़लियतें हैं वो गैर महफूज होंगी। नहीं गैर महफूज तो हैं, लेकिन अगर भारत हारता है तो वो उनको खुशी होगी, ठीक वो सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, ब्रेक से पहले अब इसका रिएक्शन कुछ ना कुछ तो आना शुरू हुआ है। माजी में इसकी मिसाल कब मिलती है कि जी OIC ने इस तरह की स्टेटमेंट दी हो कि जी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और भारत ने बड़ी शदीद यानी स्टेटमेंट दी हो OIC के खिलाफ कि जी आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि OIC पर दबाव आया कि लोगों ने खुद से बायकॉट कर दिया भारतीय प्रोडक्ट्स का। ये भी अगर शुरू हो जाए मुस्लिम ममालिक में तो ये तो भारत की माशी तौर पर कमर टूट जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से ये सोशल मीडिया जो है, देखें जिस तरह इसके बहुत सारे फ़वाइद में ये बात शामिल है कि जब ये तमाम उम्मतों को आपस में जोड़ भी सकता है, क्योंकि आखिरकार जो तालीम है वो इंसान को बताती है कि वो उसका ओरिजिन क्या है,
उसका दीन क्या है, उसके दीन की रूह क्या है और दुनिया में कहाँ क्या कुछ हो रहा है। आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो अवार्ड्स बाज़ औक़ात देने के लिए बुलाया जाता है लोगों को, तो वो भारतीय लोगों से अवार्ड्स लेना अपनी बेइज्जती समझते हैं, वो छोड़ देते हैं। वो कश्मीर का नाम लेते हैं कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करने वालों से हम अवार्ड नहीं लेते। और इस तरह के और दीगर बहुत सारे वाक़यात हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये मुस्लिम उम्मा को आपस में सोशल मीडिया एटलीस्ट ये जो चीज़ें अब आ गई हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स आती हैं, जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, और फिर पता चलता है कि ये कौन कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है। ये हुकूमतों से हटके इंडिविजुअल फैसला करते हैं समाजी राब्तों के हवाले से। मुसलमान खुद जागे हैं तब जाकर। हमें अपनी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल की। आखिरकार जाम कमाल साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़ा है, लेकिन अब वो खबरदार भी कर रहे हैं इमरान खान साहब को। MQM भी कुछ इस तरह की बातें कर रही है जिससे लग रहा है कि शायद अब इमरान खान से हुकूमत को भी खतरा हो सकता है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि बलूचिस्तान हुकूमत ख़तरे में नज़र आ रही थी, एक शोरिश थी, और हमने ये भी देखा कि जनाब असम्बली के अंदर भी बड़े अफसोसनाक मनाज़िर नज़र आए। लेकिन जाम कमाल साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान आखिरी वक्त तक लग रहा था कि डटे रहेंगे और शायद ये कह रहे थे जी को नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही है, मैं इसका मुकाबला करूँगा, लेकिन फिर आखिरी वक्त पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब जो स्पीकर असम्बली थे अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब, उनके हवाले से अब ये तय पा गया है कि जनाब उनको वज़ीर आला बनाया जाएगा। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि अब इत्तेहादी, यानी जिस तरह से जाम कमाल साहब ने जाते जाते आप उनके ट्वीट्स देखें तो वो इमरान खान साहब को खबरदार कर रहे हैं कि जी मुनाफिकीन उनके इर्द गिर्द हैं, कुछ लोग हैं जो विफाक में बैठे हैं, और उन्होंने भी ये सारा डिस्टेबलाइज़ करने में बलूचिस्तान के मामले को यानी अपना किरदार अदा किया है। तो अब MQM की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है कि जी हम तो जमहूरियत के लिए आए थे, जमहूरियत हमारे बगैर चल सकती है, तो ठीक है, मामला तो उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह हमने सोचा था। तो इस पर अब बाबर डोगर साहब आपको क्या नज़र आ रहा है? एक तो ये कि बलूचिस्तान में अब ये आराम से हो जाएगा, अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब जो हैं ये वज़ीर आला आसानी से बन जाएंगे, और क्या इनको सपोर्ट मिल जाएगी मेजॉरिटी की, या ये नाराज़गियाँ रहेंगी उसके बाद? देखिए उसामा साहब, अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो जो हैं उन्होंने जो स्पीकरशिप से इस्तीफ़ा दी है वो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद दी है, और ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि बड़े आराम से वो जो हाउस है उसका कॉन्फिडेंस का वोट ले लेंगे और लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट हो जाएंगे। ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री रही है। पिछले साल भी देखे तो सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो थे उनके उस वक़्त भी कुद्दूस बिज़ंजो साहब जो थे वो स्पीकर थे, और उस वक़्त भी उन्होंने उनके ख़िलाफ़ अदम जो है एतमाद की वो एक तहरीक लेके आए थे, और बाद में सनाउल्लाह ज़हरी ने रिज़ाइन कर दिया और बिज़ंजो साहब जो थे वो उस वक़्त वज़ीर आला बने, क्या उसमें कोई साल 1.5 साल के लिए वज़ीर आला रहे हैं। तो अब भी अगर देखें तो टाइमिंग उसी तरह से ही है। सबसे अहम चीज़ ये है कि आप शेख रशीद साहब ने आज एक अहम चीज़ ये कही है कि अगला साल इलेक्शन का साल है, जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो तो PTI के अगर बड़े जो मिनिस्टर हैं उनसे बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी ये समझ रहे हैं कि 2023 में इलेक्शन होंगे, लेकिन शेख रशीद साहब आज ये बात कह गए हैं। तो और MQM जो है उन्होंने भी कहा कि जनाब अगर इलेक्शन जल्दी करवाना चाहते तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम तो जमहूरियत की वजह से गवर्नमेंट के साथ थे, और अगर सारी पोलिटिकल पार्टी समझती हैं कि अगले साल इलेक्शन हो जाने चाहिए तो उस पर MQM को भी कोई इतराज़ नहीं है। और जो भाप पार्टी है, ये जो चेंज आई है ये इमरान खान नहीं चाहते थे ये चेंज बलूचिस्तान में आए। वो चाह रहे थे कि जवाली साहब जो है वो कंटिन्यू करें, लेकिन उनकी ख्वाहिशों के बरक्स बलूचिस्तान में तब्दीली आई है, जिससे फेडरल गवर्नमेंट जो है आ रही है। मेरा मतलब है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो तो रिज़ाइन कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर का कोई दूसरा कैंडिडेट ऐसा सामने नहीं आया। जब दूसरा कैंडिडेट सामने नहीं आया तो लग यही रहा है कि जनाब के बिज़ंजो साहब जो हैं वो बड़े आराम से चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएंगे। तो ये अब बाप जो है, जो गवर्नमेंट का फेडरल गवर्नमेंट में जो अलाइंस है उसमें मेरे जो अगर देखे जाए तो बाप सबसे बड़ा, उसमें बाप के MPs की तादाद सबसे ज़्यादा, MNAs की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो अगर कल कोई ऐसा इशू आता है सामने
तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को ख़तरा, फेडरल गवर्नमेंट को ख़तरा ज़रूर है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इक़्तिदार का रास्ता लाहौर से जाता है और वापसी का रास्ता कोयटा से जाता है। अच्छा। तो कोयटा में तो तब्दीली आ गई, अब जो तब्दीली है वो फेडरल गवर्नमेंट में बहाल जाएगी। तो ये चीज़ें ज़रूरत लाजमी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट के लिए ख़तरा है अगर उसकी मर्जी के ख़िलाफ़ एक गवर्नमेंट यहाँ पर बनती है बलूचिस्तान में। गुलाम मुख्तार साहब, ये ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब का कहना कि जी हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे या नहीं, इस बारे में पार्टी जल्द फैसला करेगी, आपको कितना ख़तरनाक लग रहा है? क्योंकि माजी में हमने देखा MQM का रूठना मानना ये इनकी एक रिवायत रही है, मगर इस दफ़ा आपको लगता है कि ये कोई 6 महीने साल पहले ही साथ छोड़ सकते हैं? मुश्किल लग रहा है कि वो इस तरह से साथ छोड़ेंगे। कोई ना कोई ऐसे ही मामलात होते हैं जिनके ऊपर तवज्जो दरकार होती है फेडरेशन की, और फेडरेशन की तवज्जो के लिए फिर इस तरह से बात की जाती है। पावर पॉलिटिक्स है और इसमें आप जानते हैं कि कोई इतनी ज़्यादा तो खान साहब के पास यहाँ अक्सरियत नहीं है, तो डेफिनेटली जो भी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं वो आपको किसी न किसी मौके पे जब उनकी बात नहीं सुनी जाती, बात नहीं मानी जाती या कोई काम उनके रुक जाते हैं तो फिर वो इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो करते हैं। उस वक्त तक तब्दीली इस लिहाज से फेडरेशन में भी और दीगर सूबों में भी उसको मुमकिन नहीं बनाया जा सकता जब तक काफ लीग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कायद-ए-आज़म है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। अच्छा। और जब कभी कोई तब्दीली का किसी भी लिहाज से कोई मूड होगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि काफ लीग नाराज़ होगी और अच्छा। फिर उसके बाद बाकी सारी जमातें नाराज़ होती जाएंगी। अच्छा, तो ये जो बलूचिस्तान में सूरत हाल बनी है, आपको लग रहा है कि इसका इमरान खान साहब पर कोई असर नहीं होना या मनफी असरात नहीं होंगे वफाकी हुकूमत पर? मेरा नहीं ख्याल कि इसके असरात होंगे, क्योंकि ये इस्तीफ़ा, इसकी जो अंदरूनी स्टोरी है, कहानी कुछ इस तरह से हुई थी कि आपस में मीटिंग्स हुई, बैठे सब लोग, उन्होंने कहा ये मेरा इस्तीफ़ा है, ये रख लें और अगर आप लोग कामयाब हो जाएं तो इसको हम इसको समझ लें कि मैंने आपको पहले इस्तीफ़ा दिया है। ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत इस्तीफ़ा दिया गया था, लेकिन उनकी जानिब से ये गवर्नर को सबमिट कर दिया गया और फिर ये PTV के ऊपर सबसे पहले ये ख़बर चलाई भी गई और ये साथ इस्तीफ़ा भी उनका दिया गया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और गवर्नर ने कबूल कर लिया है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी हमें एम्बिग्युइटी नज़र आती है कि अगर कोई पंचायत थी बाप पार्टी की आपस की और उसमें मीर जमाली साहब उन्होंने दिया इस्तीफ़ा अपना बलूचिस्तान ने, जाम कमाल साहब ने, तो फिर इसको इस तरह से सबमिट नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने हाथ काट के ज़ाहिर है दे चुके थे उनको। तो उन्होंने कहा था कि वो जो बातें उन्होंने मानी थी उन बातों के मानने के साथ उन्होंने कहा था कि अगर आपके ये काम ना हो तो मेरा ये इस्तीफ़ा आप सबमिट कर देना। उन्होंने उसी वक्त वो मैनेज करके और इस्तीफ़ा सबमिट करके काम तमाम कर दिया उनका। तो अभी जाहिर है वो भी पॉलिटिशियन है। और दूसरी एक और बात भी है, वो अब खामोशी से बैठ जाएंगे, आपको लगता है वो भी अब अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब के खिलाफ एक्टिव रहेंगे? वो खामोशी से, वहाँ की सूरत हाल आपको पता है कि वहाँ खामोश करवा दिया जाता है, वहाँ बैठाया जाता है खामोशी से, तो खामोशी हो जाती है। अगर वहाँ से आपने वावेला करवाना है तो वावेला भी हो जाता है। एक रवायत है मेरे ख्याल में, ये सही है, 16वें वज़ीर आला अगर वो तो फिर 3-4 साल बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको भी यहाँ खतरात लाहक हो जाते हैं, विफाक में भी। ये भी फिर रिवायत है। बहरहाल देखते हैं, अभी तो यही बाबर साहब को भी ख्याल है और गुलाम हुसैन साहब का भी कि अभी इमरान खान साहब को बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कोई बराह रास्त खतरा नहीं है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।